विक्रम सांस लेने के लिए रुका तो उस दृश्य में खोसा गया। साफ दिख रहा था उसने कुछ ऐसा देखा था जो बहुत ही भयावह था, कुछ ऐसा जो उस जैसे मजबूत दिल वाले इंसान को भी हिलाकर रख दे। परीक्षित ने उसे झकझोड़ा तो वह वापस वर्तमान में आया। उसने आगे बताना शुरू किया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सब गुंडे बस उन दोनों टुकड़े को गिरते हुए देख रहे थे। वो लोग मूर्खों की तरह इधर उधर ऊपर पैरों पर ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कोई पेड़ों में छिपकर किसी धारदार हथियार से वार कर रहा है। वो गुंडे जो मुझे पकड़े हुए थे, उसकी पकड़ मुझ पर ढीली पड़ी, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो गया कि कोई है जिससे निपटना मेरे से ज्यादा जरूरी है। सबके हथियार तन गए थे और आंखें चौकस हो गई थी, परंतु एक मैं था जिसकी नजरों से कुछ था जो छुपा न रह सका। मेरा पूरा ध्यान उस लड़की के हाथ के पंजे पर था जिस पर से अभी भी खून टपक रहा था। उसके नाखून बदल गए थे, वो किसी शेर या बाघ के नाखून जैसे बड़े तीखे और लंबे थे। मैंने देख लिया था उसने अपने पंजे के एक वार से ही गुंडे का पूरा शरीर ही चीर दिया था। उसमें बिजली सी तेजी थी। तभी शायद उसमें से एक को समझ आ गया था। उसने अपने एक साथी को, जो कि शायद उन सब का लीडर था, थपथपा कर इशारा किया। जब तक लीडर की नजरें इशारे का अनुसरण करती हुई उस लड़की के हाथ पर पड़ी तो वो और कुछ समझे या ना समझे, पर इतना जरूर समझ गए थे कि वह लड़की उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और उनकी बंदूक तड़तड़ा उठी। उस लड़की की तरफ बहुत सारी गोलियां लपकी, परंतु वो गोलियां उसको निशाना कैसे बनाती? वो लड़की निशाना बनने के लिए वहां थी ही कहां? वो तो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई थी। गनों के खामोश होते ही वहां सबको उम्मीद थी कि वो उस लड़की की गोलियों से बंधी हुई लाश देखेंगे। वहीं उन्हें वहां एक नकाब का छलनी छलनी हो रखा कपड़ा चिढ़ा रहा था। वो लोग कुछ समझते तभी सबको अपने पीछे से गुर्राहट सुनाई दी। जब सब पलटे तो वहां वो लड़की दिखी जो अब किसी अलग ही अवतार में थी। जहां पहले वो नकाब में ढकी हुई भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लग रही थी, वहीं अब वो अति भयानक, या यूं कहो तो शायद सबसे बुरे सपने की तरह दिख रही थी। उसने सबसे पीछे वाले गुंडे का गर्दन पीछे से पकड़ी हुई थी। उसके होठों पे व्यंग वाली हंसी और चेहरे पर वहसियत वाले भाव थे। सबने अब बंदूकों का रुख उधर मोड़ दिया और अपनी साथी की परवाह न करते हुए आग उगलनी शुरू कर दी। परंतु वह किसी छलावे की तरह वहां से उछली और फिर कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी इस पेड़ पे तो कभी उस पेड़ पे। वो अपने 3 हाथ पैरों पर किसी जानवर की तरह दौड़ रही थी और चौथे हाथ में वो गुंडा पकड़ा हुआ था। वो एक तरफ से सबका मजाक बना रही थी। वो गुंडा जिसके लिए वो इधर उधर हो रही थी, उसकी हालत किसी हलकान होते बकरे की तरह थी। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया। आखिर वही हुआ जो बिना सोचे समझे और अत्यधिक भय में किए गए काम का नतीजा होता है। सबकी बंदूकें खाली हो गई। उनके ट्रिगर अभी भी दबे हुए थे, क्योंकि सब अभी तक सदमे में जा चुके थे। किसी को एहसास तक न था कि गोलियां खत्म हो चुकी है। आसपास के सभी पेड़ तक छलनी छलनी हो चुके थे। अब उसने जो किया उससे वहां कई लोगों की पैंट तो गीली होनी ही थी। उसने उस गुंडे की गर्दन एक हाथ से उखाड़ दी और जैसे हम गिलास में पानी पीते हैं वैसे ही वो उसको एक ही हाथ से उल्टा करके उसके धड़ से निकले खून को पी रही थी। फिर उसने उस लाश को फेंका और अपने हाथ से अपने मुंह पे लगे खून को पोंछा, परंतु वो पोंछना कोई पोंछना ना था, बल्कि पोंछने का अभिनय करना था। उल्टा खून उसके चेहरे पर और फैल गया था। फिर वो तृप्तिपूर्ण चटखारे लेने लगी, परंतु वो भी एक अभिनय मात्र था, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने एक वहसियत भरी नजर बाकी सब पर डाली और बड़ी ही भयानक खून जमा देने वाली हंसी हंसने लगी। परीक्षित मेरे दोस्त, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं नहीं डरा। मैं सचमुच बुरी तरह डर गया था। मेरे खून का सर्कुलेशन उस वक्त बहुत तेज हो रहा था। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मौत एकदम स्पष्ट दिख रही थी। जिसके अंदर थोड़ी हिम्मत बची थी वो स्थिति की नाजुकता को समझकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, परंतु उन सबको वह चुन चुनकर मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह खेल रही है। वो चाहती तो सबको जल्द ही खत्म कर सकती थी, परंतु वो किसी के भागने का इंतजार कर रही थी। जब तक किसी के भी दिल में बचने की आखिरी उम्मीद तक थी, वो उनको भी खत्म होते देखना चाह रही थी। जब उसे लगा कि अब सब खौफ में इतने जड़ हो गए हैं
कि बचने की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं, तब उसने मजे लेते हुए उनको मारना शुरू किया और वो एक एक को पकड़ती, किसी मिट्टी के खिलौने की तरह उनके हाथ पैर उखाड़ती, उनकी उबलती चीखों का आनंद उठाती और फिर जब उसका गला बैठ जाता तब उसकी गर्दन तोड़कर उसको हमेशा के लिए आजाद कर देती। मुझे होश आया। इतनी दरिंदगी देखकर मेरा डर छू मंतर हो गया। अंदर से पुलिस वाले को जगाकर मैं तुरंत जीप से अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर फायर झोंक दिया। सारे के सारे निशान सच्चे थे। सब गोलियों ने उसके शरीर में जगह बना ली तो वह चिल्लाकर उठी। उसकी आवाज से उस जगह का कोना कोना थर्रा उठा। उसको भयंकर क्रोध आ चुका था। उसने उन सभी गुंडों मवालियों को जल्द ही मौत के घाट उतारा और मेरी तरफ बढ़ी। मैंने तब तक वापस गोलियां भर ली थी और उस पर फायर करने के लिए पिस्तौल तानी ही थी कि वह पलक झपकते ही मेरे से कुछ इंच दूरी पर आ गई और पिस्तौल की नाल के आगे हथेली रख दी। मैंने एक एक करके पूरी चैम्बर खाली कर दिया, परंतु उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने इत्मीनान से मेरे पिस्तौल मेरे हाथ से ले ली और दूसरी तरफ फेंकी। मुझे एक हाथ से गला पकड़कर उठाया और एक पैर पर फेंक दिया। जब मैं वापस उठने की कोशिश की तो मुझे पसलियों में बहुत तेज और तीखा दर्द हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कई पसलियां टूट गई हैं। वो गुस्से में किसी जानवर की तरह दौड़ती हुई मुझसे बार बार टकराती रही और मुझे इधर उधर फेंकती रही। मैं 4-5 बारों में ही एकदम लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मेरी तरफ से निश्चिंत होकर उसने जीप की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो कुछ ढूंढ रही थी जो उसे मिला नहीं। तब उसकी झुंझुलाहट बढ़ने लगी और उसने एक झटके में जीप को धकेल दिया। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। जीप कई गुलाटियां खाकर रुकी। तब उसने वापस गुस्से वाली नजर मुझ पर डाली और मेरे पास आई। उसने मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरी शर्ट की जेब से उसे वांछित वस्तु मिल ही गई। वो वही तावीज था जो मैंने हरवंश लाल केस में बरामद किया था। उस तावीज को देखते ही उसके भयानक चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मैंने उसके हाथ से उस तावीज को पकड़ लिया, परंतु उसने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। हड्डी चटकने की आवाज मुझे आई, पर इससे भी तेज मेरी चीख ही मुझे सुनाई दी थी। अब उसने अपने नाखून और लंबे किए और अपना पंजा मेरे दिल वाली जगह पर लगाया, मानो वो खेल खत्म करने वाली हो। दर्द और खून बहने की अधिकता में मैं होश खो बैठा। इसके बाद मुझे यहाँ अस्पताल में ही होश आया। इतना कहकर विक्रम चुप हो गया। वो परीक्षित की आंखों में देखने लगा। परीक्षित भी यह कहानी सुनकर विचारों की दुनिया में चला गया। विक्रम की बातों पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं था। मतलब सच में कोई चुड़ैल या जो कोई भी हो, कोई जीव है और वो बहुत खतरनाक है। उसको खून की भी प्यास है और गोलियां भी उस पर कोई खास असर नहीं करती। और वो ये कि उसका एक इंसानी रूप भी है। वो कौन है, कहां से आई है, उसका उस तावीज से क्या रिश्ता है? क्या वो वही कबीले वाली देवी है? जब वो अपने शिकारों को इतनी बेरहमी से मारती है तो विक्रम उसकी हाथों से जिंदा कैसे बच गया? अब तक उसके हाथों मरने वाले सभी क्रिमिनल्स या उससे संबंध रखने वाले थे, परंतु अगर उस चुड़ैल या जीव ने निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया तो वो उसे कैसे रोकेंगे? एक अहम सवाल और था कि उन्होंने विक्रम पर हमला किया, वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? बहुत सारे सवाल थे और जवाब नदारत, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद थी, वो थी तावीज, और वो भी अब वो ले गई थी। अब वो क्या करे? गांव में कमल बहुत परेशान था। महुआ को गए लगभग 2 महीने हो गए थे और उसकी कोई खबर भी उसे ना थी। उसे उसकी सुरक्षा की फिक्र ना थी, बल्कि लोगों की सुरक्षा की फिक्र थी, क्योंकि वह जानता था कि महुआ असल में क्या है। साथ ही साथ एक और कारण था कि वो दुखी था। वह था उसकी बच्ची यानी महुआ। वो उससे बहुत प्यार करता था। कमल ने ही सर्जरी करके उसका जन्म कराया था। जब बल्लरी कुछ समय के लिए उसे छोड़कर चली गई थी तब उसने उसे गोद में उठाया था। उसके नन्हे नन्हे हाथों को जब उसने अपने हाथ में लिया था तब उसे कुमारा होते हुए भी पिता होने का एहसास हुआ था। वो एहसास जिसका कोई मोल नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। वो कितनी ही बार उसके लिए घोड़ा बना था, कितनी ही बार वो उसको गोद में लेकर रात रात भर घुमा था। आज उसकी वही बच्ची जाने कहाँ है। उसको उसकी कोई खबर नहीं है।
उसकी आंखों के आंसू छलक पड़े थे जब लता वल्लड़ी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था। कमल आसमान में देख रहा था।